हेलो एवरीवन, मैं इमरान, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। A mutual fund application form with multiple holders has to be signed by। अगर एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में मल्टीपल होल्डर है तो फॉर्म पर साइन कौन करेगा? पहला ऑप्शन है एनी ऑफ द होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑल द होल्डर्स, तीसरा ऑप्शन है ओनली द फर्स्ट होल्डर, चौथा ऑप्शन है ओनली द फर्स्ट टू होल्डर्स। अगर मल्टीपल होल्डर्स है तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द होल्डर्स। जब एक म्यूचुअल फंड अकाउंट में मल्टीपल होल्डर होते हैं, मतलब कि जॉइंट होल्डिंग, जैसे कि फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर, तो एप्लीकेशन फॉर्म एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए सबका कॉन्सेंट जरूरी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल द होल्डर्स। A summary of the scheme related information document is found in the। कौन सा डॉक्यूमेंट समरी होता है स्कीम इंफॉर्मेशन का? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्कीम के डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और म्यूचुअल फंड या एएमसी के स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो स्कीम ऑफर कर रही है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम बेसिकली सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। इसमें सिर्फ वो की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उनके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म में किम देना मैंडेटरी होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि हर एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी हो, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। Which strategy can be used to ensure that mutual fund scheme is suitable to the investor need and situation? कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें जिससे इन्वेस्टमेंट की नीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट हो जाए? पहला ऑप्शन है इंडेक्सेशन, दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड स्ट्रिपिंग, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन, चौथा ऑप्शन है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें पैसा डिफरेंट एसेट कैटेगरीज जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड में एलोकेट किया जाता है एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर की नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से होता है। Which of these document is not required to be submitted by institutional investor while investing in mutual funds? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए? पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है पैन कार्ड कॉपी, तीसरा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर, तीसरा ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं होता, बट पैन कार्ड जरूरी है, सिग्नेचरी लिस्ट जरूरी है, एमओए एंड एओए वो भी जरूरी है। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसा है जो जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। For KYC verification, dash is not accepted as photo identity documentation for micro SIPs। KYC वेरिफिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड इशूड बाय कंपनी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तीसरा ऑप्शन है कार्ड इशूज टू नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर, चौथा ऑप्शन है फोटो डेबिट कार्ड। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड। आइए समझते हैं क्यों क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट से प्रॉपरली बैक्ड हो। क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होना जरूरी नहीं होता है। यह एक क्रेडिट फैसिलिटी है, आइडेंटिटी प्रूफ स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, इसलिए केवाईसी के लिए एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड।
आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स है बेंचमार्क के रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन है द राइट बेंचमार्क फॉर अ सेक्टर फंड विल बी एन इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द रिस्पेक्टिव सेक्टर। तो ये तो सही बोल रहा है कि जो बेंचमार्क है राइट बेंचमार्क फॉर सेक्टर फंड वो सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो सही है, ये फॉल्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ऑल इक्विटी फंड्स स्कीम विल हैव अ सिमिलर बेंचमार्क। तो सिमिलर बेंचमार्क तो सबका नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। डिफरेंट टाइप के इक्विटी फंड्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क होते हैं। जैसे कुछ इक्विटी फंड्स लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कुछ फंड्स मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक पर फोकस करते हैं। लार्ज कैप फंड के लिए एसपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 एप्रोप्रिएट बेंचमार्क होते हैं। मिड कैप फंड के लिए निफ्टी मिड कैप 50 या फिर एसपी बीएसई मिड कैप बेटर बेंचमार्क माने जाते हैं। सेक्टर फंड सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सेक्टरल और थीमेटिक फंड अपने सेक्टर के हिसाब से बेंचमार्क चूज करते हैं, जैसे कि एसएनपी बीएसई बैंकेक्स, बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। अगर एनर्जी सेक्टर का बात होगा तो वहां पे बेंचमार्क कौन होगा, एनर्जी सेक्टर एनर्जी इंडेक्स होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बात होगा तो वहां पे बेंचमार्क कौन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बेंचमार्क होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हर फंड का बेंचमार्क उसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। Which of these mutual fund distributor have to mandatorily go through the due diligence process as mandated by SEBI? कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को मैंडेटरी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर्स हु गेट इन्वेस्टमेंट ओवर ₹1 crore इन ए सिंगल म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज लेस देन 25 इन्वेस्टर्स। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ओवर ₹50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एएमसी को ये मैंडेट किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करता है। 4 क्राइटेरिया है ड्यू डिलिजेंस फॉलो का, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि मल्टीपल लोकेशन पर प्रेजेंस हो, 20 से ज्यादा लोकेशन पर है तो वो ड्यू डिलिजेंस कैटेगरी के अंदर में आ गया। इंडस्ट्री लेवल पर 100 करोड़ से ज्यादा एयूएम राइज कर रहा हो, जैसे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी मतलब इंडिविजुअली लेवल पे अगर 100 करोड़ से ज्यादा एयूएम है उसका तो वो ड्यू डिलिजेंस में आ गया। साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा कमीशन अर्न करता हो इंडस्ट्री लेवल, मतलब जितने भी एमसी के साथ वो वर्क कर रहा है टोटल कमीशन 1 करोड़ होना चाहिए एक साल में फाइनेंशियल ईयर में। और चौथा है किसी एक म्यूचुअल फंड है मतलब किसी एक एएमसी के साथ उसका 50 लाख से ज्यादा कमीशन रिसीव किया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एएमसी से। अगर डिस्ट्रीब्यूटर का स्केल बड़ा है, जैसे कि ज्यादा क्लाइंट है, ज्यादा एयूएम है, ज्यादा कमीशन है, तो एएमसी को उन पर एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। What is the difference between a mutual fund scheme's actual return and its optimal return known as? This is also a measure of a fund manager performance. फंड का एक्चुअल रिटर्न और ऑप्टिमल रिटर्न के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा है शार्प, तीसरा है बेसिस, चौथा है अल्फा। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि इसका राइट आंसर है अल्फा। अल्फा एक मेजर है जो बताता है कि फंड मैनेजर ने मार्केट के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस किससे पता चलता, तो उसमें भी आंसर हो जाएगा अल्फा। स्कीम का एक्चुअल रिटर्न जो फंड ने अर्न किया हो, स्कीम का ऑप्टिमल रिटर्न जो बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड था, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है वही अल्फा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते बेंचमार्क रिटर्न 10% है, फंड का रिटर्न 12% है, तो अल्फा को माइनस कर देंगे, फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न, तो जो 2% प्लस में आया मतलब 2% अच्छा परफॉर्म किया, बेंचमार्क को बीट किया। अब जैसे कि मान लेते हैं फंड रिटर्न 8% कर देते हैं और बेंचमार्क रिटर्न 10% है, तो माइनस करेंगे फंड रिटर्न से तो -2% हो गया, मतलब फंड मैनेजर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, अंडर परफॉर्मेंस रहा। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच द नेट एसेट वैल्यू हैज टू बी डिक्लेयर्ड अप टू 4 डेसिमल। कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी में यानी भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिक्लेयर करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है इंडेक्स फंड, दूसरा है लार्ज कैप फंड, तीसरा है स्मॉल कैप फंड, चौथा है हाइब्रिड फंड। तो इसका राइट आंसर है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में 4 डेसिमल तक
एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 40 रुपया 25-35 उसका एनएवी है, तो 4 डिजिट तक कैलकुलेट किया जाएगा। और इक्विटी फंड और बैलेंस फंड के लिए 2 डिसिमल तक किया जाता है। जैसे कि 20 रुपया एनएवी है 20.25, तो ये 2 डिसिमल हो गया। वो इक्विटी फंड और बैलेंस फंड के लिए 2 डिसिमल, और इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड और बाकी डेट फंड के लिए 4 डिसिमल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड और बाकी डेट फंड के लिए 4 डिसिमल, इक्विटी फंड और बैलेंस फंड के लिए 2 डिसिमल तक एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। When an unit holder give a request for a unit certificate, it has to be issued within 5 working days. When a unit holder give a purchase request, the repurchase check have to be dispatched to the unit holder within 10 working days. तीसरा ऑप्शन है both of the above are correct. चौथा ऑप्शन है none of the above। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन का टर्न अराउंड यानी कि टेट फिक्स होता है। यूनिट सर्टिफिकेट 5 वर्किंग डेज के अंदर इशू करना होता है जब रिक्वेस्ट रिसीव हो जाए, और रिडक्शन या रीपर्चेस का पैसा 10 वर्किंग डेज के अंदर यूनिट होल्डर को डिस्पैच करना होता है रिडक्शन या रीपर्चेस की डेट से। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।